विषय राजनीति विज्ञान, कक्षा बी अंतिम। व्याख्यान का शीर्षक नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी। प्रस्तुत करती डॉक्टर मंजू मैत्री वाजपेयी, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर। नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी ये मेरा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का, बीए फाइनल। लोक प्रशासन के साहित्य में नौकरशाही जितना सुपरिचित तथा सामान्य प्रयोग में आने वाला शब्द है, उतना ही यह अप्रिय तथा बदनाम भी है। यह मुख्य रूप से लोक सेवाओं के व्यावहारिक रूप को अपने अर्थ के कलेवर में शामिल करता है, जिसके अंतर्गत कर्मचारीगण अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए एक विशेष प्रकार का आचरण करते हैं। इस नौकरशाही की संस्थागत रूपरचना तथा संगठनात्मक एवं संरचनात्मक पहलू को कार्मिक प्रशासन के रूप में जाना जाता है। नौकरशाही का अर्थ एवं प्रकृति। मीनिंग एंड नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेज या डेस्क। इस मेज को ढकने के लिए एक कपड़ा बिछाया जाता था, जिसको कि ब्यूरल कहा जाता था। ये दोनों शब्द सरकारी प्रयोजन में आते थे। बाद में इसे अंग्रेजी के क्रेसी शब्द से मिलाया गया, जिसका अर्थ या प्रयोजन सरकार या व्यवस्था के लिए होता था। आगे चल कर के इसे ब्यूरोक्रेसी शब्द के रूप में प्रचलित किया गया। इसका अर्थ विभागीय, उपसंभाग, विभाग आदि से लिया जाता है। वास्तव में ये जो मेज या डेस्क द्वारा सरकार है, इसका तात्पर्य यही था कि सरकार को अपनी नीतियों के क्रियान्वयन में सहयोग के लिए किन्हीं लोक सेवकों की नियुक्ति करनी पड़ती थी। ये लोक सेवक सरकार के आदेशानुसार अपने कार्यों का संचालन करते थे, लेकिन जैसे जैसे इनके बीच में स्वेच्छाचारिता बढ़ने लगी और ये अपने आप को सरकार की नीतियों से परे रख करके अपनी मनमर्जी से या अपने दृष्टिकोण से जब कार्यों का ये संचालन करने लगे, तो इसमें कुछ बुराइयां सामने आने लगी और इसका विकृत स्वरूप हमको दिखाई देने लगा। ज़्यादातर इसका प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व एक विशेष प्रकार की सरकार को चलाने के लिए फ्रेंच सरकार के द्वारा किया गया। नौकरशाही का हरासकारी प्रयोग। 19वीं शताब्दी में इसका हरासकारी प्रयोग पूरे यूरोप में किया जाने लगा। जहाँ कहीं सरकार में निरंकुशता, संकुचित दृष्टिकोण तथा सरकारी अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता दिखाई पड़ी, वहीं उसे नौकरशाही कहा जाने लगा। धीरे धीरे इसका भावार्थ नियमों का कठोर पालन, अनुत्तरदायित्व, जटिल प्रक्रियाओं तथा निहित स्वार्थों से किया जाने लगा। द्वितीय महायुद्ध से इसे पार्किंसन कानून की प्रतिमूर्ति मान लिया गया, जिसका संकेत नौकरशाही द्वारा साम्राज्य निर्माण, साधनों का अपव्यय, उदासीनता, आत्मप्रसार आदि दुष्प्रभावपूर्ण प्रवृत्तियों से था। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार जो परिभाषा है, जिस प्रकार तानाशाही का अर्थ तानाशाह का, प्रजातंत्र का अर्थ जनता का शासन होता है, उसी प्रकार ब्यूरोक्रेसी का अर्थ ब्यूरो द्वारा शासन है। दोषपूर्ण प्रशासन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक प्रमुख विद्वान मार्टिन मार्क्स ने 4 रूपों में इसका प्रयोग किया है। पहली बात तो है कि वो ये मानते हैं कि यह विशेष प्रकार का संगठन है। यह एक विशेष प्रकार का संगठन है, लोक प्रशासन के कार्य करने की एक संरचना है, जिसमें लोक सेवक अपने आप को सेफ रखते हुए कार्य करते हैं, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। दूसरी बात, इसे एक बीमारी के रूप में भी मार्टिन मार्क्स ने माना है, जो कि अच्छे प्रशासन में अवरोध उत्पन्न करता है। ये कार्य में देरी लगाता है, लाल फीताशाही जैसी प्रवृत्तियां यहाँ उत्पन्न होती हैं। तीसरी बात, यह एक बड़ी सरकार के रूप में भी दिखाई पड़ती है। आपने ये देखा होगा कि अच्छे बुरे किसी भी प्रकार के कार्यों के लिए सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ यह एक विशाल संगठन है। सरकार की विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं इनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। तो इसके अंतर्गत अनेकों संख्या में या विशाल संख्या में ये अधिकारी कार्य कर रहे हैं, लोक सेवक कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी सरकार है। दूसरी और हम ये कह सकते हैं कि जब यही अधिकारी अपने दृष्टिकोण के आधार पर कार्य करने लगते हैं और सरकार की योजनाओं को, उनकी नीतियों को या उनके मार्गदर्शन को ताक में रख देते हैं, किनारे रख देते हैं, और जब अपने ही दृष्टिकोण से कार्य करते हैं तो समझ लीजिए कि उनसे ऊपर हो गए। तो इसलिए इनको एक बड़ी सरकार के रूप में भी देखा जा रहा है, एक विशाल संगठन है।
चौथी बात हम ये देखते हैं कि बुराई पैदा करने वाला अभिशाप है। नौकरशाही एक बुराई पैदा करने वाला भी अभिशाप है, जो कि सामान्य जनता की स्वतंत्रता को नष्ट करता है और वो सोचता है कि वो जो कर रहा है वही सही है। तो ये सामान्य जनता की स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है। माइकल क्रोजियर ने समाज विज्ञानों में इस शब्द का प्रयोग 3 रूपों में किया है। जैसे कि पहला है ब्यूरो द्वारा सरकार। ब्यूरोक्रेसी ब्यूरो द्वारा सरकार है। इसमें निर्वाचित नहीं वरन नियुक्त कार्यकर्ता होते हैं। इसमें पद सोपान, कानून व्यवस्था आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है, लेकिन जनता का कोई योगदान इसमें नहीं होता है। इसका दूसरा प्रयोग मैक्स वेबर के द्वारा किया गया है। मैक्स वेबर जो कि एक प्रमुख समाजशास्त्री रहे हैं, उन्होंने इसका प्रयोग किया। आगे चल करके समाजशास्त्रियों एवं इतिहासकारों ने इसे लोकप्रिय बनाया है। इसका तीसरा प्रयोग ये है कि ये संगठन का द्योतक है। यह एक ऐसे संगठन का द्योतक है जहां कार्यों में धीमापन, जटिल प्रक्रिया, नियमित कार्यविधि, लक्ष्यों के प्रति दुर्भावना एवं पूर्ण प्रतिक्रियाएं, कष्टकारी प्रभाव, लाल फीताशाही, विभागीयता का विचार आदि एक साथ प्राप्त होती है। इसकी प्रकृति की विवेचना हम संरचनात्मक तथा कार्यात्मक दृष्टिकोण से भी कर सकते हैं। यह एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था इसको कहा गया है जिसमें पद सोपान, विशेषीकरण, योग्य कार्यकर्ता आदि विशेषताएं पाई जाती हैं। कार्ल फ्रेडरिक आदि विचारक यही मानते हैं। कार्यात्मक दृष्टि से नौकरशाही का अध्ययन अन्य सामाजिक व्यवस्था एवं अन्य उपव्यवस्थाओं पर पड़ने वाले प्रभाव की दृष्टि से कार्यों में धीमापन, प्रक्रिया की जटिलता, कठिन रूटीन प्रकृति और प्रशासनिक संगठन के सदस्यों अथवा सेवित व्यक्तियों के लिए एक कुंठाजनक वातावरण आदि बातें शामिल की जा सकती हैं। हेराल्ड लास्की ने इसे यंत्रवत कार्य करने की एक प्रक्रिया कहा है। प्रमुख विद्वान एफ.एम. मार्क्स ने इसे डिफाइन किया है कि करोड़ों लोगों ने नौकरशाही शब्द नहीं सुना, किंतु जिसने भी सुना या तो वह इसके प्रति शंकालु है अथवा यह समझता है कि नौकरशाही किसी न किसी बुरी बात से संबंधित है। यद्यपि पूछे जाने पर वह इसका सही अर्थ बताने में कतराएगा, किंतु वह अवश्य कह देगा कि इसका मतलब कोई बुरी बात है। परंतु हमें यह नहीं समझना चाहिए कि नौकरशाही शब्द का प्रयोग केवल गलत या पूरे अर्थ में ही किया जाता है। नौकरशाही का अर्थ उस शासन से भी होता है जो कि कानून का शासन है। कानून के शासन का अर्थ है निष्पक्ष शासन। मंत्री से लेकर चपरासी तक कानून की निगाह में एक होते हैं। यहाँ नौकरशाही मालिक की आज्ञा पालन का अर्थ प्रदर्शित करती है। नौकरशाही यह नहीं देखती कि आज्ञा सही है या गलत, या फिर कानून के निष्पादन से लाभ है या हानि। उसे तो हर स्थिति में कानून के अनुसार कार्य करना है। इसीलिए तो मैक्स वेबर कहते हैं कि नौकरशाही शासन की विशेषता होती है निष्पक्षता, विशेषज्ञता एवं मानवता का अभाव। अब देखना है कि नौकरशाही की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। इन बातों को ध्यान में रख करके तो नौकरशाही लोक सेवकों के दोषों की ओर संकेत करती है। नौकरशाही मेज का शासन, स्वयं को जनता का सेवक न मान करके स्वामी समझना, नियमों विनियमों का कठोरता से पालन, जनता से तादाद में न स्थापित करना, पद सोपान, आज्ञा की एकता के सिद्धांत का कड़ाई से पालन करना। कार्ल जे फ्रेडरिक ने नौकरशाही के 6 लक्षण बताए हैं, जिसमें पहला है कार्यों का विशेषीकरण, पद के लिए योग्यताएं, पद सोपान का संगठन तथा अनुशासन, कार्य रीति की वस्तुनिष्ठता, 5वां है लाल फीताशाही और 6वां है प्रशासनिक कार्यों में गुप्तता। तो इसके आधार पर नौकरशाही के निम्नलिखित लक्षण हैं। पहली बात है कानून व नियमों में अटूट विश्वास। नौकरशाही को प्रारंभ से ही इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि जो कुछ किया जाए, जो भी कार्य किया जाए, वो कानून और नियमों के अंतर्गत ही किया जाए। लोकतंत्र में कानून को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यह समझा जाता है कि कानून सार्वजनिक इच्छा का प्रतीक है। नौकरशाही जो भी कार्य करती है वह कानून के अनुसार ही कार्य करती है, अपनी मर्जी से नहीं करती। ये पूरे जनमानस में संकेत जाता है। दूसरी बात है प्रत्येक पद के लिए निर्धारित सत्ता। नौकरशाही में नौकरशाह के प्रत्येक पद के लिए एक सत्ता निर्धारित और परिभाषित रहती है। प्रत्येक नौकरशाह उस सत्ता के उस परिभाषित सत्ता के अधीनस्थ होकर के ही कार्य करता है। उस सत्ता से बाहर जाकर के वो कार्य नहीं कर सकता। जैसे कि उदाहरण दिया जा सकता है कि एक जिले का अधिकारी उसी जिले में कार्य कर सकता है
जहाँ पर उसकी नियुक्ति है, वह किसी अन्य जिले में जाकर के अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता। इसी प्रकार से एक आयकर अधिकारी आयकर लगा तो सकता है, लेकिन वह मिलावट करने वाले के विरुद्ध कोई भी कदम नहीं उठा सकता, भले ही वह ये जानता है कि अमुक व्यक्ति मिलावट कर रहा है। तीसरा इसमें जो है वह है प्राविधिक विशेषता। नौकरशाही के काम करने का एक विशिष्ट ढंग होता है। वर्षों से जो संगठन कार्यरत है, उस संगठन की अपनी एक अलग विशेषता होती है। वही व्यक्ति उस विशेषता को जान सकते हैं जो नौकरशाही के अंग हैं, और जो नौकरशाही के अंग नहीं है उनको वह विशेषता एक अभेद्य दुर्ग के समान प्रतीत होती है और वो उसको भेदना मुश्किल समझते हैं। नौकरशाह एक ही बात को और एक ही कार्य को बार बार दोहराते हैं, इसलिए वह प्रवीण भी हो जाते हैं और अपने उस पद को आजीवन मानते हुए वह उस कार्य में विशेषज्ञ और योग्य बन जाते हैं। चौथी बात आती है सत्ता का आधार, राज्य व शासन का कानून। नौकरशाही जो भी कार्य करती है, उस कार्य को करने का अधिकार उसको शासन से प्राप्त होता है। यदि सामान्य नागरिक नौकरशाही के किसी अंग के विरुद्ध आवाज़ उठाता है तो समझा जाता है कि उस नागरिक ने देश के कानून को अपने हाथ में लिया है। सरकारी कर्मचारी के कार्य में बाधा डालने का अर्थ है कानून का उल्लंघन। इस तरह सरकारी कर्मचारी को एक सुरक्षा कवच मिल जाता है जिसके अंदर रह करके वह निर्भयता पूर्वक अपना कार्य संपादित करता है। आजीविका अर्जित करने वालों का समूह, पांचवा पॉइंट है, नौकरशाही के सदस्य इसलिए सेवा में भर्ती नहीं हुए हैं कि वे जनता की सेवा करेंगे, बल्कि उन्होंने वो सेवा इसलिए अपनाई है, उस कार्य में इसलिए वो संलग्न हुए हैं कि वह आजीविका अर्जित कर सके। उनकी कोई भावना समाज सेवा की नहीं है, जिससे ये अपने परिवार और अपने बच्चों का पेट पाल सकें, इसलिए वह सेवा कार्य में जुड़े हैं। वो जो सेवा करते हैं उसके लिए उन्हें वेतन दिया जाता है। तो ये नौकरशाही की कुछ विशेषताएं रही हैं। अब है नौकरशाही के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। प्रसिद्ध विद्वान F.M. मार्क्स ने नौकरशाही के 4 रूपों की चर्चा की है, इनके प्रकारों की, जो इस प्रकार से है, जिसमें पहली बात है अभिभावक नौकरशाही, जिसको कि गार्जियन ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। इसके 2 उदाहरण हैं। पहला है चीनी नौकरशाही, सुंग काल के उदय से 960 तक। इसकी विशेषताएं हैं कि प्रशासकों के चयन में प्राचीन ग्रंथों का प्रभाव, प्रशासकीय आचरण का स्रोत प्राचीन ग्रंथ होते हैं और इन्हीं के आधार पर ये शासन करते हैं। तीसरा बात जो है वो परंपरावादी एवं रूढ़िवादी प्रकृति। चौथा है जनहित की समस्याओं से उदासीन। तो ये चीनी नीति रही है और इसके आधार पर उन लोगों ने नौकरशाही के स्वरूप की विवेचना की है। दूसरी बात आती है प्रशा की नौकरशाही। प्रशा की नौकरशाही सन 1640 से 1950 तक है और इसकी विशेषताएं हैं कि यह राज्य के हित में समर्पित है, एकीकृत एवं संतुलित प्रशासनिक व्यवस्था है। तीसरी बात है कि सजग राजतंत्र के मूल्यों के अनुरूप है और चौथा है शिक्षित व योग्य प्रशासक यहाँ पर प्रशासन करते हैं और पांचवा है जन भावनाओं के प्रति उदासीन। तो ये अभिभावक नौकरशाही रही है जो गार्जियन के तौर पर प्रशासनिक कार्य संपादित करती है। दूसरी बात आती है जातीय नौकरशाही, कास्ट ब्यूरोक्रेसी। जाति नौकरशाही का आधार एक वर्ग विशेष का होता है। अल्पतंत्री शासन व्यवस्थाओं में यह पाया जाता है कि वे ही व्यक्ति प्रशासकीय पदों पर आसीन हो सकते हैं जो उच्च कुल के होते हैं। प्राचीन समय में ब्राह्मण और क्षत्रिय ये उच्च कुल के माने जाते रहे हैं और इन्हें ही वह पद प्रदान किया जाता रहा है। तो बिलोबी ने इसे कुलीन तंत्री व्यवस्था कहा है। इसकी विशेषताएं रही हैं कि शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता, पद एवं जाति में अंतर संबंध। तीसरा है सेवा अथवा पद का एक परिवार से जुड़ जाना। चौथा है दोषपूर्ण समाज व्यवस्था का प्रतीक है, क्योंकि इसमें जो उच्च वर्ग के लोग हैं वही प्रशासकीय पदों को सुशोभित करते रहे, बाकी लोगों को कोई
इम्पोर्टेंस इसमें प्रदान नहीं की जाती रही है। मार्क्स ने जाति नौकरशाही के पुरातन उदाहरणों में रोमन साम्राज्य तथा अर्वाचीन उदाहरणों में जापान के मेजी संविधान का उल्लेख किया है। तीसरी बात आती है, जो तीसरा प्रकार है संरक्षक नौकरशाही का। इस व्यवस्था में लोक सेवकों की नियुक्ति उनकी तुलनात्मक योग्यता के आधार पर न करके नियोक्ता व प्रत्याशियों के राजनीतिक संबंधों के आधार पर की जाती थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह पद्धति काफ़ी प्रचलित रही है। इसको स्पाइल सिस्टम या लूट प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जैसे ही कोई नवीन राष्ट्रपति अपना पद धारण करता है, पुराने जितने भी लोक सेवक होते हैं उनको पदों से हटा दिया जाता है और उनके स्थान पर उन नए लोगों को पद में बिठाया जाता है या प्रदान किया जाता है उन्हें पद, जिन्होंने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भारी समर्थन प्रदान किया है। तो इस तरह से एक लूट पद्धति यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम इस पद्धति का प्रयोग जो किया है उस राष्ट्रपति वाशिंगटन, जेफरसन और एडम्स ने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन जब 1829 में राष्ट्रपति जैक्सन सत्तारूढ़ हुए, तब वेगवती नदी के रूप में यह प्रवाहित होने लगी है और आज यही स्थिति बनी हुई है। विशेषताएं: भर्ती के समय शैक्षणिक अथवा व्यावसायिक योग्यता को महत्व नहीं दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो प्रशासक या लोक सेवक होते हैं वो प्रतिबद्धता रखते हैं सत्ताधारी दल से। इनका कार्यकाल असुरक्षित रहता है। ये तभी तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि वो सरकार जिन्होंने इनको नियुक्ति प्रदान की है वो सत्ता में रहती है या वो जब तक उन्हें रखें। चौथी बात है, मुख्य कार्य इनका राजनीतिक नेतृत्व को प्रसन्न रखना होता है। अब तो ये संरक्षक नौकरशाही की विशेषताएं रही। अब चौथी बात आती है, चौथा प्रकार है योग्यता नौकरशाही, जिसको कि मेरिट ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। योग्यता नौकरशाही का आधार सरकारी अधिकारी के गुण होते हैं, जिनकी जांच प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं और उनकी योग्यता को परखा जाता है और जो योग्य होता है उन्हें ये पद प्रदान किया जाता है। इसका लक्ष्य होता है प्रतिभा के लिए एक खुला पेशा रखना। लोक सेवक जो आते हैं वह अपनी योग्यता के आधार पर एग्ज़ाम फाइट करके आते हैं और इस तरह से वह अपनी योग्यता पर चयनित होते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वे लोक सेवक किसी के भी अनुग्रह पर अपना कार्य नहीं करते, वरन स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर के निर्भयतापूर्वक कार्य करते हैं। आज विश्व के बहुत सारे सभ्य देशों में यही प्रथा प्रचलित है, नियुक्ति का यही आधार है। इसकी विशेषता ये है कि योग्यता के आधार पर नियुक्तियाँ होती हैं, दूसरा परीक्षाएं लिखित होती हैं और तीसरा है नियमानुसार निर्धारित वेतन इनको प्राप्त होता है लोक सेवकों को। चौथी बात है कि निष्पक्ष एवं निर्भयतापूर्ण ये अपने कार्यों का संपादन करते हैं और पांचवी बात है कि यह किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति निष्ठावान नहीं होते, वरन संविधान के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, उनके प्रति निष्ठा रखते हैं और सजगता से अपने कार्यों का संपादन करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये नौकरशाही के प्रकार रहे हैं, जिसको कि F.M. मार्क्स ने बताया है। तो ये लोक प्रशासन के ब्यूरोक्रेसी टॉपिक का प्रथम पार्ट रहा है। सेकंड पार्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।